सभी व्यूअर्स का हमारे यूट्यूब चैनल लर्न डीप में स्वागत है। आज हम लोग नए अध्याय जिसमें भारत की जनजातियां से रिलेटेड कॉन्सेप्ट को देखेंगे तथा इससे रिलेटेड जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों का विस्तारपूर्वक हल देखेंगे। ये जो टॉपिक इंडियन ज्योग्राफी है, तो इंडियन ज्योग्राफी का ये लास्ट चैप्टर है। हालांकि उसके बाद कुछ और भी टॉपिक हम लोग करेंगे। तो ये लास्ट टॉपिक है भारत की जनजातियाँ। तो देखा जाए अगर जनजातियों के बारे में बात किया जाए तो जनजातियाँ क्या होता है? जनजातियाँ मुख्यतः वो लोग होते हैं जो आम लोगों से उनका रहन सहन, कल्चर, वेशभूषा अलग होता है। जिसका बात की जाए हमारे संविधान में भी उसके लिए आरक्षण की बात हुई है, तो उसी से रिलेटेड हम लोग जानेंगे। तो देखा जाए पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न पहले हम लोग थोड़ा जान लेंगे कि जो जनगणना ये जनजातियाँ हैं उसके इसके बारे में सबसे पहले किन्होंने बताया। तो जो एक हर्बर्ट रिजले थे, वो अंग्रेज के टाइम में ही लगभग आप देख लीजिए 1901 के आसपास में, वो ऑलरेडी भारतीय सिविल सेवा के सदस्य रहते हैं। उन्हीं के द्वारा बंगाल प्रेसिडेंसी में जनजातियों पर गहन अध्ययन एवं मंथन किया जाता है। फिर जो डाटा तैयार किया जाता है उसमें उनका रूपरेखा तैयार किया जाता है। फिर 1931 ईस्वी में देखेंगे कि जो BS गुहा जी रहते हैं उनके द्वारा फिर रिपोर्ट का वर्गीकरण किया जाता है। तो इस तरह से स्टार्ट होता है। भारत में अभी भी क्या है, जनजातियाँ हैं जिनका जनसंख्या में, जनगणना में उनका वर्णन भी किया गया है, कौन कौन से राज्य में कितना है, किस प्रकार से, उन सभी पर चर्चा होगी तथा यह जानेंगे कि कौन सा जो जनजातीय समूह है किस लिए जाना जाता है, अपने आप में विशिष्ट है। तो पहला प्रश्न है कि पिनियन तथा इरूला जनजातियाँ किस राज्य में निवास करती है? एक करा पिनियान, ये पिनियान और इरूला जनजाति है। तो ये जो पिनियान और इरूला जनजाति है यह मुख्यतः केरल जो क्षेत्र है वहाँ पे आप निवास करते हैं। ऑप्शन में आंध्र प्रदेश भी है, तमिलनाडु भी है, महाराष्ट्र भी है। तो ध्यान में रखिएगा जो पिनियान और इरूला जनजाति है वह केरल में निवास करते हैं। आंध्र प्रदेश में क्या है? आंध्र प्रदेश में आगे हम लोग चर्चा करेंगे, चेचू जनजाति है जो वहाँ पाया जाता है, जो मुख्यतः आप देखें कि वो क्या है, मुख्यतः ये कृषि पर वो निर्भर नहीं है और उसके लिए शिकार पे ही वो निर्भर रहता है। यानी पूरा जो जीवन यापन है वो शिकार पर ही अपना दिनचर्या वो चलाता है। तो फिर तमिलनाडु है, तमिलनाडु में भी हम लोग देखेंगे कि जो तमिलनाडु के नीलगिरी के पहाड़ियों में जैसे जिसमें टोडा होगा, बदगा होगा, उसके बाद एक और है कोटा है, उन सभी जनजातियों का भी अध्ययन करेंगे। तथा महाराष्ट्र में भी देखेंगे किस तरह से जो भील का है कहाँ कहाँ तक उसका फैला हुआ है। तो इस प्रश्न का पनियान इरूला का राज्य वह केरल में निवास करती है। सेकेंड प्रश्न देखेंगे, सेकेंड में करा दफला तथा सिंहपो जनजाति किस प्रदेश में पाई जाती है? ये दफला और सिंहपो है। तो दहफा और सिंफलो की बात की जाए तो यह हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है। अब आपके माइंड में लग रहा होगा कि ये हिमाचल प्रदेश नहीं, अरुणाचल प्रदेश है ना, मिस्टेक से निकल गया। तो दफला, देखिए दफला ये नामदफा बर्मा चोटी भी वहाँ है, तो उसी से यह भी आपको ध्यान में रखना है कि जो दफला है वो सीपो जनजाति है, वो कहाँ पाई जाती है? वह आपको अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा। फिर मध्य प्रदेश में हम लोग जब आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे कि मध्य प्रदेश में कौन सा जनजाति है, ये जो राजस्थान में भील है उसका भी मध्य प्रदेश में भी आप देखेंगे कि पाया जाता है। फिर आप उसके बगल में सेटे में आ जाइए गुजरात, उसमें भी देखने को मिलेगा। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा दफला सिंहपो अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश में क्या है? तो हिमाचल प्रदेश में हम लोग आगे देखेंगे। नेक्स्ट देखा जाए लेप्चा तथा भूटिया जनजातियों का निवास क्षेत्र कहाँ है? अभी देखिए इससे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था? दफला तथा सिंहपो जो अरुणाचल प्रदेश था। अब है लेप्चा तथा भूटिया जनजाति, ये सभी जनजातियां हैं। तो ये जो लेप्चा भूटिया जनजातियां हैं यह मुख्यतः सिक्किम भागों में पाया जाता है। तो ध्यान में रखेंगे। उड़ीसा में कौन सा जनजाति है? तो उड़ीसा में आप देखेंगे कि देखने को मिल जाएगा चेंचू। चेंचू जो जनजाति है वह आप देखेंगे कि आंध्र प्रदेश के अलावा कर्नाटक में भी आपको देखने को मिल जाएगा, कुछ क्षेत्र में आपको उड़ीसा भी आ जाएगा चेंचू जनजाति। फिर मेघालय में आप देखेंगे कि जो 3 पहाड़ियाँ हैं, गारो, खासी, जयंतियाँ, तो उस पहाड़ी के नाम से वहाँ जनजातियाँ भी निवास करती हैं, जिसकी चर्चा हम लोग करेंगे। उसके बाद है कि मिजोरम। तो मिजोरम में क्या है, एक लुसाई करके, उसकी भी हम लोग आगे पढ़ेंगे जनजाति है। नेक्स्ट 4 में देखा जाए निम्नलिखित केंद्रशासित प्रदेशों में से ओंजो जनजाति, देखिए ओंजो जनजाति के लोग किस में रहते हैं? अंडमान निकोबार में, दादर नगर हवेली में, दमन द्वीप में, लक्षद्वीप में। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा वो अंडमान निकोबार में। तो अंडमान निकोबार में क्या करते हैं? ओंजो जनजाति हैं जो निवास करते हैं। देखिए ओंजो जो है इसको ओंगो भी कहीं कहीं लिखा होता है, तो ध्यान में रखिए, कन्फ्यूज नहीं करना। ओंग हो गया, जराव हो गया, और इसके बाद एक और है सैम्पोने, सिम्पोने करके है जनजाति है,
ऐसे है सोमपने, सोमपेन जनजाति, तो वह भी है। तो ध्यान में रखिएगा, ओंग हो गया, जरा हो गया, सोमपेन, ये सभी जो जनजातियाँ हैं ना विलुप्त के कगार पे है। अगर सोमपेन की बात की अंडमान निकोबार में तो मात्र 299 है, तो इसलिए जो ओंग जनजाति वो अंडमान निकोबार में पाया जाता है, जो विलुप्त के कगार पे पहुंचा हुआ है। पांचवा देखिए, आदिवासी समूह सहकार्य सहारिया का संबंध किस राज्य से है? तो ये आदिवासी समूह है सहारिया, पूछ रहा है इसका संबंध किस राज्य से? गुजरात ऑप्शन में है, उड़ीसा है, राजस्थान है और महाराष्ट्र है। तो जो सहारिया का संबंध है वह राजस्थान से है। अब आपके माइंड में उठा, क्या राजस्थान ही वहाँ मुख्य रूप से करती है? तो नहीं, राजस्थान में मुख्य रूप से बात की जाए तो जो जनजाति हैं सबसे ज़्यादा वह मीना है, उसके बाद भील है, और उसमें से उस प्रमुख जनजातियों में से एक सहारिया का भी योगदान है। तो ध्यान में रखेंगे, सहारिया जनजातियाँ यह कहाँ पाया जाता है? राजस्थान में, जो कुपोषण का शिकार है। हालांकि सरकार यहाँ पर बहुत सारा स्वास्थ्य सुविधाएँ पहुँचाने का मदद की है, लेकिन सक्सेस नहीं हो पाया है। तो आज भी यहाँ गंभीर समस्या बना हुआ है कुपोषण को लेकर। नेक्स्ट 6 में देखिएगा, 6 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक राजस्थान की जनजाति नहीं है? अब कह रहा है जनजाति। तो अभी हम लोग ऊपर देखें कि एक सहारिया जनजाति था जो मुख्यतः राजस्थान से बिलोंग कर रहा था, जिसमें कुपोषण का शिकार होने के कारण सरकार स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने के बावजूद भी वहां तक नहीं पहुंच पा रहा था। तो अब हम लोग जानेंगे राजस्थान की कौन सी जनजाति नहीं है। ऑप्शन में भील, मीना, डोगरी, सहकारिया। तो पहले हम लोग जानेंगे कि राजस्थान की जो सबसे प्रमुख जनजाति है, जो सर्वाधिक संख्या में पाया जाता है, वह मीना जनजाति है। ये वही मीना जनजाति है जो शिव एवं शक्ति का उपासक के रूप में ये अपने आप को मानती है। यह मुख्यतः जयपुर में हो गया, उदयपुर में हो गया, अलवर, चित्तौड़गढ़ में राजस्थान के पाई जाती है। उसके बाद दूसरा है भील। यह वही भील जनजाति है जो भारत के मतलब ज़्यादा क्षेत्रों में विस्तृत है। तो कभी कभी प्रश्न आपको यह भी देखने मिलेगा, कहाँ कहाँ विस्तृत है राजस्थान के अलावा? आप देखेंगे गुजरात में भी है, मध्य प्रदेश में भी है, फिर कर्नाटक में भी देखने मिलेगा, तो विस्तृत रूप में। और ये दूसरा सबसे प्रमुख जनजाति है राजस्थान का है, जो कृषक, जो अपने आप को कृषक मानती है। और यह जो भील का अर्थ होता है वह धनुषधारी इसको कहा जाता है, और ये अपने आप को महादेव के संतान के रूप में भी मानते हैं। कौन? भील जनजाति। तो मीना भी हो गया राजस्थान से, भील भी हो गया, अब बचा डोगरी और सहारिया। सहारिया भी हम लोग ऊपर देखें कि एक सहारिया जनजाति है जो राजस्थान से बिलोंग करती है, जहाँ पर कुपोषण की मुख्य समस्या है, जहाँ सरकार क्या कर रही है? स्वास्थ्य सुविधाएं पहुँचाने का मदद कर रही है, लेकिन पहुँच नहीं पा रहे। ये जो समानता जो प्रजाति होते हैं क्या करते हैं? ये कृषि करते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, तो यह डोगरी हो जाएगा इस प्रश्न का, जो राजस्थान में नहीं है। नेक्स्ट देखिए 7वां में, मुंडा जनजाति कहाँ निवास करती है? यह भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है। मुंडा जनजाति ऑप्शन में बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, तो उड़ीसा। तो देखिए, मुंडा जो जनजाति है वह मुख्यतः कहाँ निवास करती है? वह झारखंड में करती है। तो ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन में बिहार भी है। अगर झारखंड नहीं होता तो कुछ क्षेत्र में देखेंगे बिहार में भी है, लेकिन झारखंड है तो झारखंड होगा मुंडा। तो झारखंड में सिर्फ मुंडा नहीं, मुंडा के अलावा और भी जो जनजातियाँ, जैसे संथाल हो गया, झारखंड का प्रमुख जनजाति हो गया। इसके बारे में कहा जाए तो यह रांची, सिंहभूमि जिला, हजारीबाग, धनबाद इत्यादि जिलों में मिलता है। ये मुंडा भाषा बोलते हैं। ये प्रकृति के पूजक होते हैं। ये ब्राह्मण सोराई, सकरात जैसे पर्व को मनाते हैं। कौन? संथाल। उसके बाद आ जाइए, संथाल के बाद कोरबा हो गया, उरांव हो गया। ये सभी झारखंड की प्रमुख जनजातियों में से एक है। उसमें से सबसे प्रमुख संथाल है। तो वो भी आपको आगे देखने को मिलेगा कि संथाल का संबंध किससे है, उरांव का संबंध क्या है। उरांव तो 2-3 प्रश्न में आपको देखने को मिलेगा, तो जान लीजिए ये सभी झारखंड से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट देखिएगा 8 में, भील जनजाति मुख्य रूप से निवास करती है। अब कह रहा है भील जनजाति। भील की चर्चा हम लोग अभी ऊपर किए थे कि भील जनजाति है जो कहाँ से है बिलोंग करती है? वह राजस्थान से करती है। राजस्थान की प्रमुख जनजातियों में से एक जनजाति जो द्वितीय स्थान पर, प्रथम का स्थान मीना है। मीना के बारे में हम लोगों ने क्या देखा कि यह शिव शक्ति के उपासक थे, तथा यह राजस्थान के उदयपुर, उदयगढ़ तथा चित्तौड़गढ़ ये सभी जिलों में वो पाया जा रहा था। उसके बाद हम लोग भील देखें। भील जो जनजाति है वह क्या है? राजस्थान की द्वितीय सबसे प्रमुख जनजाति है, जिसमें भील का अर्थ होता है धनुषधारी होता है। यह जो भील है वह कहाँ कहाँ निवास करती है? भीलवाड़ा हो गया, चित्तौड़गढ़ हो गया, यह भी उदयपुर में निवास करती है। उसके बाद ये जो क्या होते हैं, जो इसके जो कद होता है इनका, मतलब आकृति, जो भील जनजाति कैसे होते हैं, कद छोटा होता है, आँखें लाल होती है, बाल भूरा, जबड़ा हल्का बाहर निकला हुआ, इस तरह से वो देखने में लगते हैं। इनके में जो भील में मुख्यतः होता है जो संयुक्त प्रथा प्रचलित होती है, और समानता कृषक होते हैं। तो यह राजस्थान हो जाएगा। हाँ, और ऑप्शन में गुजरात भी है, मध्य प्रदेश में है, तीनों के सीमावर्ती क्षेत्रों में है। तो ऑप्शन में एक देखिए डी में तीनों समवर्ती। तो भील जनजाति सबसे विस्तृत क्षेत्रों में पाई जाती है, राजस्थान की द्वितीय सबसे प्रमुख जनजातियों में से एक है। तो यह हो जाएगा, तीनों सीमावर्ती क्षेत्रों में पाया जाता है, यहाँ तक कि कर्नाटक में भी पाया जाता है। तो ऑप्शन में तो कर्नाटक है नहीं। तो
कर्नाटक नहीं, महाराष्ट्र हो जाएगा। महाराष्ट्र के भी सीमावर्ती क्षेत्रों में यह पाया जाता है। तो ध्यान में रखिएगा, कभी ऑप्शंस आपको दे देगा कि भील जनजाति कहाँ पाई जाती, ना ही उसमें राजस्थान ऑप्शन में रहेगा, ना ही गुजरात रहेगा, और ना ही मध्य प्रदेश रहेगा। चौथा ऑप्शन में दे देगा महाराष्ट्र। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना है कि वह महाराष्ट्र में भी पाया जाता सीमावर्ती क्षेत्रों में। 9 में देखिएगा कि कुकी जनजाति के लोग रहते हैं। अब करा कुकी, अभी हम लोग ऊपर देखें कि कौन कौन सा जनजातियों के बारे में मुख्यतः देखा, कुछ जो पाए जाते हैं केरल में उसके बारे में देखा, फिर हम लोगों ने अरुणाचल प्रदेश के बारे में देखा, फिर लेप्चा भूटिया था जो हम लोग सिक्किम के देखें, उसके बाद कुछ भील जनजाति देखें। अब देखिए कुकी, कुकी जो जनजाति है यह मणिपुर में पाया जाता है। तो ध्यान में रखिएगा, मणिपुर में जो जनजाति कुकी, असम में क्या है अभी हम लोग देखेंगे आगे। ओवा जनजाति एक है जो असम में पाया जाता है। ओवा के अलावा आप देखिएगा एक और जनजाति है, देखिए ना, अहम है, अहम भी असम में ही पाया जाता है। तो उन चीज़ों को भी आपको ध्यान में रखना है। एक अहम के अलावा एक और जनजाति है, ध्यान में नहीं आ रहा, हाँ नागा भी देखिए, जो है नागालैंड और पूर्वी असम में वह नागा भी पाया जाता है। तो कुकी हो गया मणिपुर में, और मिजोरम में क्या है लुसाई जनजाति, और मेघालय में गारो खासी जयंतियाँ हैं। आगे 10 में देखिए गारो खासी जनजातियाँ किस राज्य में, आपको मालूम होगा कि गारो खासी जयंतियाँ यह मेघालय का पर्वत का नाम भी, और वहाँ पर जनजाति भी पाया जाता है। तो इसका क्या हो जाएगा मेघालय। मिजोरम में क्या था, मिजोरम में हम लोगों ने देखा था कि एक लुसाई जनजाति पाई जाती है। मणिपुर में हम लोगों ने देखा कुकी जनजाति। असम में हम लोगों ने क्या देखा, असम में देखा ओवा जनजाति है, उसके बाद अहोम जनजाति है, ये सभी असम में पाए जाते हैं। नेक्स्ट आबो जनजाति, देखिए आबो की चर्चा भी हम लोग किए थे कि आबो जनजाति मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं। तो आबो जनजाति यह पाए जाते हैं असम में पाए जाते हैं। तो ध्यान में रखना है। और क्या असम में कौन से जनजाति मिलते हैं, आबो के अलावा एक और जनजाति है जो अहम जनजाति है, यह भी कहाँ पाया जाता है, यह भी आपको असम में देखने को मिलेगा। जो अहम की बात की जाए तो यह मुख्यतः जो होता है वो ताई जनजाति के वंशज हैं, और इसी के वंशज को देखेंगे कि जब क्या होता है, आप याद करिए कि आंग्ल बर्मा युद्ध होता है कब, 1824 से 26 के बीच में, उस समय लॉर्ड एमस्टम होता है। तो वही जो होते हैं ना असम के जो अहोम जनजाति होते हैं ना, उसी के वंशज होते हैं जो राज कर रहे होते हैं। और मुख्यतः जो वो आंग्ल बर्मा युद्ध होता है, मुख्यतः वही होता है ना कि सीमावर्ती जो क्षेत्र होता है भारत का, उसको सुरक्षित करने के लिए वो युद्ध लड़ता है अंग्रेज, जिसमें अंग्रेज जीता भी है। तो आगे हम लोग उसकी चर्चा करेंगे। असम से रिलेटेड अहम जनजाति, तो आबो जनजाति वो अहम से रिलेटेड है। नेक्स्ट 12 में देखिए गोंड जनजाति का निवास क्षेत्र कहाँ है। अब देखिए गोंड, यह भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है। केरल है, हिमाचल प्रदेश है, आंध्र प्रदेश है, त्रिपुरा। तो गोंड जनजाति का जो संबंध है वह आंध्र प्रदेश से है। अब आपके माइंड में होगा कि क्या सिर्फ आंध्र प्रदेश में ही यह होता है, तो नहीं। गोंड जो जनजाति है, ये आपको मालूम होगा, गोंड जनजाति भारत का सबसे बड़े जनजातियों में से गोंड जनजाति को जाना जाता है। अगर भारत में जनजातियों में सबसे बड़ा है तो वह गोंड जनजाति है। जो बात की जाए छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। छत्तीसगढ़ के आप देखेंगे कि बस्तर जिला है ना, तो यह ध्यान में रखना, छत्तीसगढ़ के बस्तर, चंदा, दुर्ग, ये सभी जिलों में मिलती है। उसके अलावा आंध्र प्रदेश व उड़ीसा में भी देखने को मिलेगा। तो इसमें तो छत्तीसगढ़ है ही नहीं। अगर छत्तीसगढ़ ऑप्शन में होता तो आपका प्रश्न में वह सही जाता, क्योंकि ज़्यादा संख्या में वहाँ है। तो ऑप्शन में छत्तीसगढ़ नहीं है, आंध्र प्रदेश है। तो आंध्र प्रदेश, अगर आंध्र प्रदेश भी नहीं होता तो उसके बाद कुछ संख्या में उड़ीसा में भी मिलता है। तो उड़ीसा होता तो आंध्र प्रदेश है, तो आंध्र प्रदेश हो जाएगा। नेक्स्ट में 13 में देखिए निम्नलिखित में से किस राज्य में मुख्यतः कुकी जनजाति निवास करती है। कुकी की चर्चा हम लोग अभी किए थे कि कुकी जो जनजाति है मुख्यतः वह मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम। तो कहाँ करती है जो कुकी जनजाति है, वह मणिपुर में निवास करती है, जिसकी हम लोग अभी चर्चा किए थे। और कुछ मात्रा में त्रिपुरा में भी पाए जाते हैं, यह भी ध्यान में रखना है। 14 में देखिए भारत में सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है। अभी हम लोग चर्चा किए थे ऊपर कि जो है क्वेश्चन नंबर 12 में क्या था कि गोंड जनजाति का निवास क्षेत्र। तो हम लोग चर्चा किए थे कि वह गोंड का है, वह निवास क्षेत्र कहाँ है, वह निवास है छत्तीसगढ़ में। तो यही छत्तीसगढ़ की जो गोंड जनजाति है, यह भारत की सबसे बड़ी जनजातियों में से जाना जाती है। इसका आकृति कैसा है, इसका जो बाल होते हैं काले होते हैं, त्वचा का रंग काला होता है, नाक बड़ी फैली हुई, ये मुख्यतः देखने में इस प्रकार से लगते हैं। ये छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में पाया जाता है। उसके बाद चंदा, दुर्ग, इन सभी जिलों में भी छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। उसके अलावा ये आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में भी कुछ क्षेत्रों में इनकी जनसंख्या मिलती है। तो गोंड हो जाएगा इसका। इरूला कहाँ था, इरूला की चर्चा हम लोग ऊपर किए थे कि पनियान और इरूला यह केरल की जनजातियाँ हैं, है ना, ये दोनों के बारे में ऊपर चर्चा हुई थी। नेक्स्ट 15 में देखिए निम्नलिखित में से कौन जनजाति मौसमी प्रवास से संबंधित है, यानी मौसम के अनुसार वो प्रवास कर जाती। थारू है, भोटिया है, जौनसौरी है, भोक्सा है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा वह भोटिया हो जाएगा। अब देखिए भोटिया कहाँ है, तो ऊपर आप याद करिए, ऊपर हम लोग पढ़े थे क्वेश्चन नंबर 2 या 3 में था कि लेप्चा तथा भोटिया जनजातियाँ
जो पाई जाती है वह मुख्यतः उसका निवास क्षेत्र कहाँ है, तो जिसमें हम लोगों ने जाना था कि जो लेप्चा और भूटिया का निवास स्थान है वह सिक्किम है ना। तो उसी में से जो है देखिए एक भूटिया है, तो भूटिया जो जनजाति है वह मुख्यतः मौसमी प्रवास जनजाति है। तो ध्यान में रखिएगा ये जो भूटिया वह मौसमी प्रवास जनजाति है। और ये मुख्यतः ये भूटिया पाई जाती कहाँ, ये जो भूटिया जनजाति हैं वह मुख्यतः आप देखेंगे तो ये उत्तराखंड के जो अल्मोड़ा है ना उसी के पास में ये आपको देखने को मिलेगा। ये उत्तराखंड के अल्मोड़ा हो गया, पिथौरागढ़ हो गया, क्षेत्रों में पाए जाने वाला है। यह मुख्यतः जो है इनको इसके बारे में बोला जाता है, किसके बारे में, ये जो मौसमी प्रजाति हैं इसके बारे में बोला जाता है कि चंगेज के जो हैं प्रजाति हैं, यह मुख्यतः ऋतु प्रवास करते हैं। एक बात और भूटिया के बारे में यह भी आपको जानना चाहिए कि जो भूटिया जनजाति है चीनी तिब्बती व्यापारी हैं, है ना। ये तो मंगोल के प्रजाति है ही है, साथ में ये क्या है, अच्छे व्यापारी भी होते हैं। चीनी तिब्बती परिवार की भाषा भी बोलते हैं। तो ध्यान में रखिएगा भूटिया जनजाति कहाँ से बिलोंग करता है, यह उत्तराखंड के पिथौरागढ़ अल्मोड़ा ये क्षेत्र में आपको देखने को मिलेंगे। तो हो सकता है प्रश्न में आपको यह भी देखने को मिले कि अच्छे व्यापारी निम्नलिखित में से कौन सा जनजाति है, तो भूटिया जनजाति ही है और मंगोल का वंशज भी यही है। नेक्स्ट 16 में देखिए चेचू जनजाति किस प्रदेश के निवास हुई। देखिए चेचू की चर्चा हम लोग किए थे ऊपर में कि जो चेचू जनजाति है वह मुख्यतः कहाँ निवास करती थी, यह मुख्यतः आपको देखने को मिलेगा आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश के अलावा कर्नाटक तथा उड़ीसा में भी चेचू जनजाति पाई जाती है। चेचू जनजाति का जो मुख्य है पेशा है वह है शिकार करना, वह शिकार पर ही निर्भर रहते हैं। ये इनका कृषि कार्य से कोई संलग्नता नहीं होता है। तो आपको कभी आपको प्रश्न में मिलान करने में भी दे देगा कि चेचू का संबंध किससे है, आंध्र प्रदेश दे देगा, कर्नाटक दे देगा, उसको उड़ीसा दे देगा। तो मुख्य रूप से तो आंध्र प्रदेश में ही है, उसके अलावा कर्नाटक और तथा उड़ीसा में भी है। हाँ, अगर कर्नाटक और उड़ीसा भी ऑप्शंस में नहीं रहे तो सीमावर्ती क्षेत्रों में भी, मतलब आप ले लीजिए कर्नाटक के नीचे केरल ले लीजिए, तो सीमावर्ती क्षेत्रों में भी कुछ वहाँ भी पाए जाते हैं। तो चेचू के बारे में हम लोगों को जाना कि इसका जो मुख्य व्यवसाय क्या है वह शिकार करना ही है, कृषि कार्य में संलग्न नहीं है चेचू जनजाति। नेक्स्ट देखिए 17 में आ जाइए। 17 में करा ओराव जनजाति, वही ओराव जो हम लोग उराव कर रहे थे, ये जो झारखंड की है प्रमुख जनजातियों में से एक है, यानी उसमें से एक है, प्रमुख नहीं। प्रमुख में कौन आ जाता है झारखंड में, तो वह आ जाता है संथाल, जिसकी चर्चा हम लोग किए थे कि संथाल जो है झारखंड की सरप्रमुख जनजाति है, जो मुख्यतः आपको कहाँ कहाँ बंगाल में भी, उड़ीसा में भी, असम राज्यों में भी पाई जाती है, लेकिन मुख्यतः ये झारखंड में पाई जाती है। झारखंड में सिंहभूमि, हजारीबाग, धनबाद जिलों में ये मिल जाएगा आपको संथाल। उसके बाद जो है दूसरा कोरबा है, उसके बाद तीसरा नंबर पर ओराव है। ये प्रमुख जनजातियों में से है। ओराव जनजाति के बारे में आप जान लीजिए, ये जो जनजाति है प्रोटो ऑस्ट्रेलियाई प्रजाति से बिलोंग करता है, ये कुरुख भाषा बोलती है। तथा आपको एक बात और इंटरेस्टिंग बात इसमें ध्यान में रखना होगा, जो संथाल है वो अपना शिकार करना, मछली पकड़ना तथा ये कृषि कार्य इनका मुख्य व्यवसाय है। फिर आगे एक और भी जनजाति ऐसा मिलेगा जो सिंह का उपासक के रूप में जाना जाएगा, सिंह का नहीं, महादेव के संतान के रूप में मिलेगा, जो भील जनजाति है, जिसकी चर्चा हम लोग किए भी हैं। शिव के उपासक भी हैं, वो भी एक जनजाति देखने को मिलेगा। देखिए 18 में टोडा जनजाति कहाँ पाई जाती है। अब देखिए ओराव देख लिए, टोडा, ये टोडा वही है जिसकी चर्चा पहले भी प्रश्नों में हुई है। टोडा जनजाति जो है राजस्थान की, टोडा राजस्थान नहीं कहिए, टोडा जो जनजाति है वो मुख्यतः नीलगिरी की पहाड़ियों में, यानी जो तमिलनाडु है, नीलगिरी की पहाड़ियाँ कहाँ है पहले वो ध्यान में रखिए। नीलगिरी की पहाड़ियाँ ये देखिए कर्नाटक है, ये देखिए केरल है और ये देखिए तमिलनाडु। यही जो तीनों स्थान जहाँ पर जो मिलन बिंदु है ना, जहाँ मिलती है, वहीं पर नीलगिरी की पहाड़ियाँ। नीलगिरी की पहाड़ियाँ जब हम लोग भारत का भौतिक स्वरूप पढ़े थे उसमें भी चर्चा हम किए थे कि जो क्या है प्रसिद्ध क्षेत्र हैं जिनकी आपको चर्चा होगी, जो आपको जानना चाहिए, उन सभी के बारे में पढ़े थे। पूर्वी पठार, पश्चिमी पठार पढ़े थे, दक्कन का पठार, मालवा का पठार, सभी की चर्चा हुई थी। उसमें से नीलगिरी की भी चर्चा हुई कि हम लोगों ने देखा था कि महाराष्ट्र तथा केरल तथा तमिलनाडु का जो पीक पॉइंट है जहाँ पे मिल रही है, वहीं पे नीलगिरी की पहाड़ियाँ, जिसमें 2627 दोदा बेटा इसका उच्च सर्वोच्च शिखर है, यह भी हम लोगों ने जाना था। तो वही जो नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं उसी में से टोडा जनजाति पाई जाती है। क्या उसमें वही जनजाति, तो नीलगिरी की जो पहाड़ियों में टोडा के अलावा कोटा जनजाति, बदागा जनजाति, ये सभी भी रहते हैं। जिसमें आप आगे देखें कि टोडा जनजाति का जो मुख्य व्यवसाय रहेगा वो पशुपालक के रूप में रहेगा, पशु को पालेगा। जिसमें कोटा जो जनजाति रहेगा वह मुख्यतः बर्तन बनाने, लकड़ी तथा ये सभी उपकरणों का निर्माण करेगा, तथा जो बदागा रहेगा वह कृषि का कार्य करेगा। तो ये सभी जनजाति हैं जो नीलगिरी के पहाड़ियों में पाई जाती है। तो टोडा जनजाति कहाँ, वह नीलगिरी के पहाड़ियों में, जो तमिलनाडु के।
तो कभी कभी नीलगिरी ना रख तमिलनाडु भी देखने को ऑप्शन में मिल जाता है। 19 में देखिए झारखंड राज्य की सबसे बड़ी जनजाति क्या है। अभी हम लोग चर्चा किए थे कि झारखंड राज्य में सबसे बड़ी जनजाति संथाल है, उसके बाद कोरबा है, उसके बाद उराव है। तो उराव के बारे में हम लोगों ने जाना था, क्या जाना था कि प्रोटो ऑस्ट्रेलियाई है जो कुरुख भाषा बोलती है, मुंडा भाषा से इसका मिलता है। यह मुख्यतः परागना और रोहतास जिलों में पाया जाता है। मछली पकड़ना, उसके बाद शिकार करना, कृषि इनका मुख्य व्यवसाय है। उसमें से जो पहला जो था संथाल, भारत की यह प्रमुख जनजातियों में से एक है, जो झारखंड की सर्वप्रमुख जनजाति है। उसी में से कह रहा है कि झारखंड की सर्वप्रमुख जनजाति संथाल हो। देखिए उराव भी है झारखंड का, संथाल भी है, मुंडा भी है, तो यह देखिए संथाल हो जाएगा सबसे बड़ी जनजाति संथाल। संथाल के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। यह जो है कौन सा ऑस्ट्रेलियाई तथा द्रविड़ प्रजाति, यह भी मुंडा भाषा बोलती है। और मुंडा भाषा से उराव का भी जो था ना कुरुख भाषा, वो मुंडा से मिलता था। और यह मुख्यतः जो है वही कंदमूल एवं कृषि का इसका मुख्य व्यवसाय है। तथा ये जो 3 पर्व मनाती है, ब्राह्मण, सोहरई और सकरात, ये 3 पर्व संथाल के द्वारा मनाया जाए। हो सकता है आपको ऑप्शन में देखने को मिल जाए कि सकरात, सोहरई तथा ब्राह्मण, ये 3 पर्व किसके द्वारा मनाए जाते हैं। तो यही है झारखंड का जो जनजातीय संथाल है उसके द्वारा ये पर्व भी मनाया जाता है। कौन कौन? सकरात, सोहराई और ब्राह्मण। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, गारो। गारो जनजाति कहाँ? तो गारो खासी जयंती हम लोगों ने देखा था कि मेघालय में है। असम की कौन है? ओहो जनजाति, अहम जनजाति और ओवा जनजाति भी हम लोगों ने देखा था। फिर देखा था कि पूर्वी असम में नागा भी पाया जाता है। तो मणिपुर में क्या देखा था हम लोगों ने? कुकी जनजाति। मिजोरम में क्या देखा था? लुसाई जनजाति। नेक्स्ट देखिए 21 में बोडो निवासी। बोडो निवासी कहाँ के निवासी हैं? यह भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है। गारो पहाड़ी की, संथाल पहाड़ियाँ की और मध्य प्रदेश की। अगर बोडो की बात की जाए तो यह ब्रह्मपुत्र घाटी के उत्तरी हिस्से में असम में सबसे बड़ी जनजाति है। अगर असम में बात की जाए तो 5 से 6% ना 5 से 6% से अधिक जो है असम के जनगणना में, जनसंख्या में बोडो का क्या स्थान है। तो असम तो ऑप्शन में है ही नहीं, गारो पहाड़ी, संथाल, मध्य। तब आप क्या सोचिएगा? तब आपको मारना है गारो के पहाड़ियाँ, क्योंकि गारो का पहाड़ी है जो उसका जो फैला हुआ पहाड़ी है वह असम में भी आ जाता है। तो इसलिए गारो पहाड़ी में यह निवास करती है। सही है। गद्दी लोक निवासी। देखिए गद्दी कभी कहीं कहीं गद्दीस भी लिखा रहेगा, तो कन्फ्यूज नहीं करना है, कहीं गद्दी गद्दीस रहता है। ये जनजातियाँ हैं। तो ये जो गद्दी जनजातियाँ मुख्यतः कहाँ है? तो ये गद्दी जनजाति का जो सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या हुआ मुख्यतः आपको अरुणाचल प्रदेश में देखनी है। अरुणाचल प्रदेश में इसकी जो जनसंख्या है लगभग 1,78,000 है। उसके बाद जो दूसरे स्थान पर जम्मू कश्मीर में 46,400 समथिंग है। तो अरुणाचल प्रदेश है, तो गद्दी जनजाति को आपको क्या मानना है? आपको अरुणाचल प्रदेश ही मिलान करना है। यह मुख्यतः राजपूत समाज से मिलते जुलता है इस जनजातियों का, तो ध्यान में रखिएगा। हिमाचल प्रदेश के पश्चिमी सीमा पर, अच्छा अरुणाचल प्रदेश हम बोल दिए ना, अरुणाचल नहीं, हिमाचल प्रदेश हमें बोलना था, ये मिस्टेक से निकल गया। हिमाचल प्रदेश है ना। हिमाचल प्रदेश में गद्दी जनजाति कितना है? 1,76,000 और दूसरे स्थान पर जम्मू कश्मीर। बहुत सही है, तो ध्यान में रखिएगा गद्दी जनजाति हिमाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट है 23 में, निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ सोमपेन जनजाति पाई जाती है? देखिए अभी चर्चा किए थे इससे पहले अंडमान निकोबार की जनजाति में, जिसमें कौन था? ओंगे था, जराव था। ऐसे ओंगे प्रश्न पूछा गया था, लेकिन हमने उसकी चर्चा की थी। ओंगे, जराव और सोमपेन ऐसी जनजाति है जो विलुप्त के कगार पर है। सोमपेन की मात्र 299 जनजातियाँ पाई जाती है जो अंडमान निकोबार में है, जो विलुप्त के कगार पर है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जिसमें हम लोगों ने ओंगे के बारे में जाना था। जो ओंगे जनजाति है जो मुख्यतः कुपोषण का वहाँ शिकार हो गई है, जहाँ पर सरकार स्वास्थ्य सुविधाएं पहुँचाने का कोशिश कर रही है लेकिन नहीं पहुँच पा रही है। नेक्स्ट देखिएगा 24 में, सहारिया जनजातीय मुख्यतः निवास करती है। अब देखिए सहारिया जनजातीय मुख्यतः कहाँ निवास करती है? ये देखिए ये जो सहारिया जनजाति, इसकी चर्चा हम लोग पहले भी किए थे, सहारिया जनजाति का, है ना। तो यह वहाँ पर क्या था? तो सहारिया जनजाति था, उसके बारे में हम लोगों ने क्या देखा था कि ये जो जनजाति है सहारिया मुख्यतः मध्य प्रदेश में पाया जाता है ना। और मध्य प्रदेश के अलावा जो है वह जो है बगल के क्षेत्रों में भी आपको सहारिया जनजाति देखने को मिल जाएगा, जिसमें हो जाएगा राजस्थान के बरान जिले में, है ना। तो यह जो ध्यान में रखना है। तो ऐसे मुख्य रूप से जो सहारिया जो जनजाति है वो कहाँ पाई जाती है? वो जो सहारिया जनजाति है मध्य प्रदेश, मध्य भारत के पठार में निवास करती है। और यह जनजाति राजस्थान के बारान जिले में भी पाई जाती है। सहारिया जो है प्रिमिटिव ट्राइब है, और इसका जो मुख्य जो मतलब जीवन यापन है ना, जो खाना ग्रहण करती है वो कंद मूल और शहद, यही वो मुख्य रूप से वो अपना भोजन के रूप में लेती है।
तो ये जब ध्यान में रखिएगा, सहरिया जो है वह क्या हो जाएगा, तो मध्य प्रदेश तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो अब राजस्थान आप मार सकते हैं। एक और प्रश्न था, वो कौन था, एक आध करिए इससे पहले भी था, है ना, सहारिया, यही एक सहारिया था वो, जिसमें हम लोग जाने थे ये मतलब स्वास्थ्य सेवाएं वहाँ पर पहुँचाना सरकार के लिए मुश्किल हो रहा था, जो हम अभी बोल दिए थे किसके में, स्वास्थ्य सुविधाएं का चर्चा हम लोग कर दिए थे ओंग और जोराव में। ओंग जोराव में नहीं होगा, सहकारिया में है, जहाँ पर कुपोषण का शिकार हो रही है और सरकार वहाँ पर पहुँचाने का मदद कर रही है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, भील जनजाति कहाँ पाई जाती है। तो अब देखिए, भील जनजाति, भील की चर्चा हम लोग किए थे, ये भील जनजाति राजस्थान की द्वितीय प्रमुख जनजाति हैं और यह सबसे विस्तृत मात्रा में पाई जाती है, जिसमें आपको देखे थे हम लोग कि कहाँ कहाँ राजस्थान में देखने को मिला था, गुजरात में देखने को मिला था, उसके बाद मध्य प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों में, उसके अलावा महाराष्ट्र में भी देखने को मिला था, तो वही पाया जाता। ऑप्शन में क्या है, देखिए महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र, चलिए महाराष्ट्र की तो चर्चा किए ही, तो ना ही राजस्थान है, ना ही गुजरात है, ना ही मध्य प्रदेश है, तो स्वाभाविक सी बात है महाराष्ट्र हो जाएगा। सबसे विस्तृत यही जनजाति है जो पाया जाता है। असम में तो क्या था ऑप्शन में, असम में देखिए, असम में क्या हम लोग देखे थे, एक ओवा जनजाति देखे थे, है ना, आवो आवो था एक अहम जनजाति भी हम लोग देखें। फिर झारखंड में मुंडा देखे, संथाल देखें, उसके बाद ओरांव देखे, पश्चिम बंगाल में आगे हम लोग चर्चा करेंगे। नेक्स्ट देखिए 26 में, निम्नलिखित में से जनजातियों में से कौन बहुपतित्व प्रथा मानती है भारत की, यानी वो ये 4 जनजाति दिया हुआ है, आपको इसमें बताना है कि जो बहुपतित्व प्रथा है, यानी बहुपति को मानता है, एक से अधिक पति को मानता है, कौन, गोंडा, नागा, जौनसारी, टोडा। तो आइए गोंडा जनजाति के पहले हम लोग जान लेते हैं। गोंडा भारत की सबसे बड़ी जनजाति है और गोंडा जनजाति जो बात की जाए भारत की छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में और चंदा दुर्ग जिले में पाया जाता है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश तथा उड़ीसा में पाया जाता है। नागा के बारे में हम लोग जानते हैं, नागा के बारे में नागालैंड व पूर्वी असम में भी ये पाया जाता है। जनसौरी के बारे में अब हम लोग जानेंगे। जनसौरी जो जनजाति है मुख्यतः उत्तराखंड के देहरादून, टिहरी तथा उत्तरकाशी क्षेत्र में पाया जाता है। जौनसारी की चर्चा हम लोग शायद पहले भी इसकी आई है ना, पिथौरागढ़ में शायद लेकर, तो आप ध्यान में रखिएगा। जौनसारी उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में है, इस क्षेत्र में पाई जाती है, उत्तरकाशी क्षेत्र में भी मिलते हैं। उसके बाद टोडा जो तमिलनाडु के नीलगिरी क्षेत्रों में पाया जा रहा था। तो ये जो दोनों हैं जौनसारी और टोडा, ये बहुपतित्व प्रथा को मानते हैं, तो ऑप्शन 3 एवं 4 हो जाएगा। जबकि गोंडा एवं नागा ये बहुपतित्व प्रथा नहीं है। और एक और कौन था, ऋतु प्रवास था, है ना, ऋतु प्रवास के भी बारे में जाना था। तो ऋतु प्रवास कौन सा जनजाति कर रही थी मुख्यतः, याद करिए, वह था शायद जौनसारी ही था मेरे अनुसार लग रहा है ना, जौनसारी या था, या जौनसारी नहीं था, जौनसारी तो अभी यहाँ पर आया ना बहुपतित्व पर था, तो नहीं हो सकता। वो था भोटिया था, है ना, जो ऋतु प्रवास कर रहा था। तो ध्यान में रखिएगा, प्रश्न आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि वो भी पिथौरागढ़ से ही बिलोंग कर रहा था, उत्तराखंड के। नेक्स्ट देखिए, भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति, तो भारत की सबसे सर्वाधिक बड़ी जनजाति गोंड जनजाति है। यह मुख्यतः, इसका जो रंग कैसा होता है, इसका त्वचा का रंग काला होता है, होठ मोटा होता है, नाक बड़ी एवं फैली हुई होती है। यह मुख्यतः छत्तीसगढ़ के बिस्तर, चांदा, दुर्ग जिलों में पाए जाते हैं। यह आंध्र प्रदेश एवं उड़ीसा में इनकी कुछ जनसंख्या पाई जाती है। यानी कि अगर आपको उड़ीसा नहीं रहे तो ऑप्शन में आंध्र प्रदेश तथा उड़ीसा के भी क्षेत्रों में कुछ जनसंख्या पाई जाती है गोंड की। बिरहोर का शाब्दिक अर्थ, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। बिरहोर, ये बिरहोर पाया कहाँ जाता है जनजाति, पहले ये जान लीजिए। बिरहोर जनजाति मुख्यतः झारखंड के सिवभूमि, पलामू, इन क्षेत्रों में आपको देखने को मिल जाएगा। हजारीबाग में बिरहोर का बीर का मतलब होता है जंगल, होर का मतलब आदमी, यानी जंगल का आदमी, इसी का शाब्दिक अर्थ होता है। तो ध्यान में रखिएगा, प्रश्न अच्छा है, हो सकता है एग्जाम में आपको देखने को मिल जाए। धूमकुरिया किस जनजाति का सामाजिक संस्था है, यह भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है। अब करा धूमकुरिया, ये धूमकुरिया है क्या, पहला धूमकुरिया के बारे में समझ लें। धूमकुरिया झारखंड के जो आदिवासी उरांव जनजाति है उसी का एक सैन कक्ष है। जो उरांव जनजाति हम लोग पढ़े थे ना, वही उरांव जनजाति जो मछली पकड़ना, शिकार करना तथा कृषि इनका मुख्य व्यवसाय था। ये कुरुख भाषा बोलते थे, जो प्रोटोस्टेलियाइट थे, जिनका मुंडा भाषा से मिलता था। मुंडा भाषा, संथाल भी मुंडा भाषा बोलते थे। तो वही कुरु जो उरांव जो जनजाति है उसी का एक सैन कक्ष होता है। इसमें मुख्यतः जो लोग होते हैं, ये जो धूमकेतु है, इसमें जो लोग ये मतलब सांस्कृतिक शिक्षा केंद्र का प्रतिनिधित्व करता है। तो वही किस सामाजिक संस्था का है, तो उरांव ऑप्शन में है, उरांव, यही हो जाएगा उरांव। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 29 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा 30 में हम लोग आते हैं। 30 में कह रहा है, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें अधिसूचित जनजाति नहीं पाई जाती है।
अब देखिए अधिसूचित जनजाति या जो भी है अनुसूचित जनजाति, जो अधिसूचित क्या हुआ है, तो आप याद करिए इसकी चर्चा हम लोग पहले भी किए थे। जनसंख्या वो नगरीकरण में, तो हम लोगों ने जाना था कि भारत के कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ पर क्या है कि अनुसूचित जनजाति अधिसूचित जनजाति नहीं पाया जाता। उनमें से कौन है? पहला तो पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, 3 राज्य इधर हो गए, 2 इधर हो गए, पांडुचेरी और दिल्ली। तो ये 5 ऐसे राज्य हैं जिसमें अनुसूचित जनजातियां नहीं पाई जाती है। तो ये प्रश्न ध्यान में रखना, कभी यह भी पूछ दिया जाता है कितने ऐसे राज्य हैं। कभी ऑप्शन में क्या करेगा कि आपको चंडीगढ़ दे देगा और बाकी 3 को नहीं देगा, कभी ऑप्शन में हरियाणा दे देगा। तो ये आपको पाँचों ऑप्शन बदल बदल कर पूछते रहते हैं। अगर पाँचों क्रम पता हो तो गलती आप नहीं कर पाएंगे। और यह भी साथ में जान लेते हैं कि अनुसूचित जनजाति अधिसूचित जनजाति की सबसे ज़्यादा संख्या कहाँ है, तो वह है कहाँ है, वह है मध्य प्रदेश में है, लगभग 1,78,00,000 है। उसके बाद दादर नगर हवेली में 1,00,000 समथिंग है। प्रतिशत में सबसे ज़्यादा लक्षद्वीप में है, 94% है, 94%। और उसके बाद है लक्षद्वीप के बाद दूसरे स्थान पर आप देख लीजिए मिजोरम, है ना, वो भी 94.4% है। तो वही 0.4 का अंतर है। लक्षद्वीप में 94.8 है और मिजोरम में 94.4 है। तो हो सकता है इसमें भी कभी आपको मिस्टेक देखने को मिला है, क्योंकि दोनों तो लगभग वही है, खाली सिर्फ 0.4 का अंतर है। नेक्स्ट 31 में देखिए निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी केरल में पाई जाती है। तो केरल में ऊपर हम लोग चर्चा किए थे, जो केरल में जनजाति था, कौन सा जनजाति था, ये पायरूला करके था ना, एक जनजाति था केरल में जो पाया जाता था, पनियान और इरूला जनजाति, है ना, ये जनजाति था। लेकिन यहाँ पे क्या पनियान और इरूला है? नहीं है। आगे बढ़ते हैं, चेचू, लेप्चा, डाफला। अब आ जाइए लेप्चा और डाफला और चेचू, इसकी चर्चा अब हम लोग विस्तार से करते हैं। देखिए चेचू के बारे में हम लोगों ने जाना था कि चेचू ऐसा जनजाति है जो भारत का कहाँ निवास करती, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक एवं उड़ीसा क्षेत्रों में मिलकर, मुख्यतः आंध्र प्रदेश में या कर्नाटक तथा उड़ीसा में भी है। चेचू केवल शिकार पर निर्भर रहती है, कृषि कार्यों में संलग्न नहीं होती है। चलिए ये तो जाना था। उसके बाद लेप्चा क्या था, अब याद करिए, जो लेप्चा और एक और था, क्या था, ध्यान में आ रहा है, भूटिया। ये जो लेप्चा और भूटिया जनजाति था, यह मुख्यतः सिक्किम में निवास कर रही थी, ये हम लोगों ने देखा था, तो ये तो होगा नहीं। डाफला क्या था, डाफला या डाफर, डाफला याद करिए, दफला था, है ना, दफला, जो हिमाचल प्रदेश, ये अरुणाचल प्रदेश में था, है ना, नाम दफा वर्मा अरुणाचल प्रदेश में था। तो अभी नहीं होगा। अब बच गया चेचू। तो यहाँ पर देखिए डाफर और चेचू, चेचू ही हो जाएगा, क्योंकि चेचू जनजाति है जो मुख्यतः हमने बताया आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और कर्नाटक ये होता है। और उसी के सटा हुआ आप देखेंगे तो इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा, केरल आ जाएगा नीचे सटा हुआ। किसके नीचे सटा हुआ, कर्नाटक से नीचे आ जाइए, कर्नाटक से जस्ट नीचे, कर्नाटक यहाँ, केरल इधर और तमिलनाडु इधर। तो इसके कारण कुछ भागों में केरल में भी देखने को मिल जाता, तो चेचू इसका सही जवाब है। 32 में देखिए निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है। अभी हम लोग चर्चा किए थे कि 5 ऐसे राज्य हैं जहाँ पर जनजातीय समुदाय नहीं पाए जाते हैं, यानी अनुसूचित जनजाति नहीं पाए जाते हैं। कौन कौन था, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, 3 इधर हो गए और 2 दिल्ली, पांडुचेरी। तो देखिए ऑप्शन में क्या है, हरियाणा तो दिख गया, तो हरियाणा हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए थारू जनजाति पाई जाती। अब थारू के बारे में हम लोग जानते हैं। ये देखिए थारू जनजाति क्या है, इसकी चर्चा हम लोग कहाँ किए थे उसे हम लोग देखेंगे। देखिए थारू जनजाति मुख्यतः जो है, यह बात की जाए तो उत्तराखंड के जो नैनीताल हैं वहाँ से गोरखपुर यूपी के गोरखपुर और वही जो है ये हिमालय के संपूर्ण अपर्वतीय क्षेत्र तराई भाग में ये थारू जनजातियाँ पाई जाती है। देखिए ऑप्शन में क्या करा, तराई प्रदेश में, अरावली की पहाड़ी में, छोटा नागपुर, पश्चिमी घाट। ये सब तो बिल्कुल नहीं होगा, पश्चिमी घाट सोजे ही कहाँ आ गया, यह प्रायद्वीपीय पठार में, गलत। छोटा नागपुर ये भी प्रायद्वीपीय में, अरावली यह नहीं। तो तराई हम लोगों ने देखा कि थारू जनजाति मुख्यतः उत्तराखंड के नैनीताल से होते हुए यूपी के गोरखपुर एवं तराई क्षेत्रों में, तो तराई ऑप्शन है, तो तराई हो जाएगा। अगर हिमालय के उप पर्वतीय भाग रहता तो वह भी ऑप्शन हो जाता। नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित में से कौन सी जनजातीय समूह मणिपुर में पाया जाता है। मणिपुर में तो कुकी जनजाति पाई जाती है, जिसकी चर्चा हम लोग शुरू से ही कर रहे हैं। भील जनजाति कहाँ है, राजस्थान में पाई जाती है। खोंड कहाँ है, खोंड झारखंड में पाई जाती है। मुंडा कहाँ है, मुंडा भी झारखंड में है। नेक्स्ट देखते हैं 35 में, अहोम जनजाति भारत के किस राज्य से संबंधित है। अब देखिए अहोम जो जनजाति है भारत के असम राज्य से संबंधित है। अब इसी के बारे में हम लोग चर्चा किए थे कि जो आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था उसी में से अहोम के ही जो उत्तराधिकारी होते हैं उसी से आंग्ल बर्मा युद्ध 1824 ईस्वी में लॉर्ड एमस्टम के आ रहे हैं। तो थोड़ा सा जान लेते हैं। अहोम भारत का जो बसिंदे होते हैं वह ताई जाति के वंशज होते हैं, जो 1220 ईस्वी में क्या होते हैं, ताई राजकुमार चुकाफा होते हैं। उसी के साथ वो ब्रह्मपुत्र घाटी
की तरफ आते हैं और 6 सदियों तक इस क्षेत्र में अपना आधिपत्य जमाए हुए रहते हैं। और वही जो होते हैं उनके जो अनुयायी होते हैं असम में क्या करते हैं, अहोम वंश की स्थापना करते हैं, जो चुकाफा और उसके उत्तराधिकारी क्या करते हैं, आगे उसे जारी रखते हैं, 6 शताब्दी तक चला जाते हैं। उसके बाद फिर वही 1826 में आपको देखने को मिलेगा प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध होता है लॉर्ड एम्स्टर्डम के नेतृत्व में, जिसमें ब्रिटिश जीत जाता है। और ये जो मुख्यतः जो युद्ध होता है ना, आंग्ल बर्मा युद्ध होता है कि सीमावर्ती क्षेत्रों को जो अप्रवेश हो रहा था, जो अप्रवासी आ रहे थे, उसको रोकने के लिए ऐसा अंग्रेज को लग रहा था कि वो क्या करेगा, अधिकार कर लेगा, अपने क्षेत्र में ले लेगा बांग्लादेश, तो इसीलिए वो युद्ध करता और उस सीमावर्ती क्षेत्र को सुरक्षित करता, उसको जीत भी लेता है। नेक्स्ट देखिएगा 36 में, नाच गाकर अपनी जीविका कमाने वाली दक्षिणी राजस्थान की जनजाति कौन सी है। यह भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है, दक्षिणी राजस्थान की, और नाचकर और गाकर। अब देखिए गरासिया है, मूर है, माया है, खासी है, तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, वह हो जाएगा गरासिया। ये गरासिया जो जनजाति है जो नाच गाकर अपना जीवन यापन करती है, यह भील एवं यह मीन एवं जो मीना है ना, एक राजस्थान की जनजाति मीना, दूसरा भील, वही मीना और भील के बाद ये तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है राजस्थान की, जो मुख्यतः दक्षिणी राजस्थान में पाए जाते हैं। इनके जो भी वंशज है वह राजपूतों के वंशज हैं। इसमें जो विवाह होता है ना, 3 प्रकार के विवाह प्रचलित है, एक मोरबंदिया, पहरवना और तानना, ये जो 3 प्रकार के विवाह यहाँ प्रचलित है गरासिया में। नेक्स्ट देखिएगा, भील जनजाति भारत में सर्वाधिक पाई जाती है, राजस्थान में पाई जाती है। अगर राजस्थान नहीं रहता तो कहाँ होता, राजस्थान नहीं रहता तो ऑप्शन में गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, सभी जगहों में पाया जाता है, लेकिन सर्वाधिक पूछा है इसलिए राजस्थान सही होगा इसका। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति नीलगिरी पहाड़ियों में पाई जाती है। नीलगिरी में कौन पाया जाता है, हम लोगों ने देखा था टोडा जनजाति पाए जाते हैं नीलगिरी में, उसके बाद कोटा, उसके बाद बदगा, तो बदगा देखिए है बदागा जनजाति। हम लोगों ने क्या देखा था, इस जनजातियों में से बदागा जनजाति जो है क्या करती है, इसका मुख्य कार्य कृषि होता है, तथा कोटा का क्या कार्य होता है, बर्तन बनाना होता है, लकड़ी तथा अन्य उससे औजार बनाना होता है, और तथा पशुपालक का कार्य टोडा के द्वारा किया जाता है। तो ध्यान में रखेंगे, बदगा हो जाएगा इसका। 39 में देखिए, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजातीय वाली करा, उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति निम्न में से कौन से। अब उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनजाति किसका, थारू का, बुक्सा का, खरवार का, बनावट का। अब याद करिए, अब देखिए थारू के बारे में हम लोग अभी पढ़े थे कि जो थारू का जो है जो क्षेत्र है वह उत्तराखंड के नैनीताल से होते हुए यूपी के गोरखपुर एवं तराई के क्षेत्रों में है। तो यही जो है उत्तर प्रदेश में इस चारों में से सबसे ज़्यादा थारू का जनसंख्या सबसे अत्यधिक है। 40 में देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड से संबंधित, यही है थारू जनजाति, क्योंकि उत्तराखंड के नैनीताल से होते हुए यूपी के गोरखपुर तराई होते हुए जनजाति थारू जनजाति पाई जाती है। नेक्स्ट देखिए, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना। सूची 1 में जनजाति है, सूची 2 में प्रदेश है। आ जाइए हम लोग मिलान करते हैं। भील, थारू, गोंडा, टोडा, सभी के बारे में हम लोग अध्ययन किए, आइए समझ कर यार इसे मिलान करते हैं। भील के बारे में पढ़े थे, यह भील जो है राजस्थान की सबसे बड़ी जनजाति है, उसके अलावा यह गुजरात में भी पाई जाती है, मध्य प्रदेश में पाई जाती है और महाराष्ट्र में भी पाई जाती है। अब देखिए क्या क्या ऑप्शन में क्या है, तराई, नीलगिरी, बस्तर और मलावा। अब हम लोग जानेंगे कि राजस्थान का क्षेत्र कौन सा है, तो राजस्थान में का जो है मलावा भी राजस्थान में ही आ जाता। तो चलिए आगे बढ़ते, थारू के बारे में जानते हैं। थारू कहाँ था, वह तराई के क्षेत्रों में था, या फिर तराई, तो ऑप्शन में तराई है, तराई हो जाएगा, क्योंकि थारू जो राजस्थान ये उत्तराखंड के नैनीताल से गोरखपुर, यूपी के गोरखपुर होते हुए तराई के क्षेत्रों में विस्तृत था थारू जनजाति। ये हो जाएगा। गोंड जनजाति क्या था, भारत की सबसे बड़ी जनजाति थी, जिसके त्वचा का रंग काला था, त्वचा का रंग काला था, बाल भी काले थे, होठ मोटे थे, नाक फैली हुई थी, ये मुख्यतः उसके आकृति था, मतलब इस तरह का वो लगते थे। और छत्तीसगढ़ के जो बस्तर जिला होता था, चंदा जिला था, चांदा जिला, दुर्ग, ये सभी उसका था, तो छत्तीसगढ़ के बस्तर गोंडा हो जाएगा। अब टोडा जनजाति जो राजस्थान का सबसे ज़्यादा था, तो टोडा के बारे में देखिए, भील था ना, राजस्थान का दूसरा जो सबसे बड़ा वो भील है। टोडा के बारे में वो नीलगिरी में था, है ना, जो तमिलनाडु में देखे थे, जहाँ पर टोडा, कोटा, बदगा, तो नीलगिरी हो जाएगा। तो एक बच गया, मालवा हो जाएगा। तो इस प्रश्न से इस तरह से हम लोगों ने सभी का मिलान कर लिया। अब 32 में देखते हैं, जनजाति है और मूल राज्य है, अब मिलान करना। अब याद करिए थारू जनजाति, थारू के बारे में क्या पढ़े थे, उत्तराखंड के नैनीताल होते हुए यूपी के गोरखपुर एवं तराई के क्षेत्रों में थी, इसका मिलान हमें सही लग रहा है। आगे बढ़ते हैं, बी में देखते हैं भूटिया। अब याद करिए भूटिया के बारे में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, भूटिया और लेपचा जो था मुख्यतः सिक्किम की जनजाति थी, यहाँ उत्तराखंड है तो ये गलत हमें लग रहा। मुंडा क्या था, बिहार का नहीं झारखंड का है। राजस्थान का कोल नहीं था, राजस्थान का कौन था, याद करिए भील, मीना था, भील था, उसके बाद गरासिया था, ये सभी था, वो सहारिया करके भी था। तो ये ऑप्शन सभी मिलान गलत है और एक सही है।
नेक्स्ट देखिए 43 में आ जाते हैं हम लोग। 43 में सूची 1 का सूची 2 से मिलान करिए। सूची 1 में जनजाति है और सूची 2 में क्षेत्र है। चलिए आज ये बिरहोर। बिरहोर का हम लोगों ने इससे पहले प्रश्न देखा था कि बिरहोर का अर्थ क्या होता है। इसमें हम लोग जाना था बीर का मतलब जंगल, होर का मतलब आदमी। बिरहोर जंगल का आदमी जो मुख्यतः झारखंड के हजारीबाग, पलामू और सिंहभूमि जिला में पाया जा रहा था, तो झारखंड हो जाएगा। भूटिया के बारे में हम लोगों ने क्या देखा था। भूटिया और लेप्चा मुख्यतः सिक्किम में देखने को मिल रहा था, है ना। तो भूटिया और लेप्चा सिक्किम है, ऑप्शन है। टोडा के बारे में क्या देखा था, नीलगिरी के पहाड़ियों में जो तमिलनाडु में था, तमिलनाडु है क्षेत्र। अब एक बच गया सेंटिलीज, तो ये क्या हो जाएगा, अंडमान निकोबार हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 44 में सूची 1 को सूची 2 से मिलान करिए। सूची 1 में जनजाति है, सूची 2 में क्षेत्र है। आइए मिलान करते हैं। टोडा के बारे में क्या जाना था, टोडगा जो नीलगिरी के पहाड़ियों में पाया जाता है। टोडा के अलावा कोटा, बदगा भी पाया जाता है। तो जो टोडा मुख्य कार्य क्या होता है, टोडा का पशुपालक का काम होता है। कोटा का काम कृषक का होता है। और बदगा का काम क्या होता है, कोटा का काम होता है बर्तन वर्तन बनाने वाला, है ना। बदगा का काम होता है कृषि रूप से। तो टोडा हो जाएगा तमिलनाडु हो जाएगा नीलगिरी के पहाड़। लेप्चा भी हम लोग चर्चा किए थे। भूटिया एवं लेप्चा जो सिक्किम था, तो सिक्किम है क्या, हाँ है। बिरहोर कहाँ किए थे, झारखंड चर्चा किए थे, जो झारखंड के हजारीबाग, सिंहभूमि और पलामू छात्र, तो झारखंड हो जाएगा। गारो हो जाएगा, गारो खासी जानते हैं, मेघालय हो जाएगा। तो थोड़ा उसके बारे में अगर आप जानते हो तो बिल्कुल ये सही जाएगा। 45 में देखिए 45 में सूची 1 का सूची 2 से मिलान करिए। जनजातीय क्षेत्र, अब जनजातीय में आ जाता है गद्दीस के बारे में हम लोगों ने जाना था ना। ये गद्दी वही है जो गद्दी लिखा हुआ, तो गद्दी जनजाति जो था सबसे ज़्यादा कहाँ था, हिमाचल प्रदेश में 1,78,000। उसके बाद जम्मू कश्मीर में 46,000। तो देखिए हिमाचल प्रदेश है, जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है, सही हो जाएगा। टोडा नीलगिरी की पहाड़ियों में पाया जाता है, जो नीलगिरी की पहाड़ी तमिलनाडु क्षेत्र में है, तो तमिलनाडु हो जाएगा। खासी कहाँ है, गारो खासी जानते हैं, मेघालय में है। नागा क्या है, मणिपुर में है। क्योंकि नागा हम लोग क्या देखे थे कि वो नागालैंड में भी है और असम में भी है, पूर्वी असम में, तो कुछ भाग नागालैंड मणिपुर में भी देखने को आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट देखिए 46 में सूची 1 का सूची 2 से मिलान करिए। सूची 1 में जनजातियाँ, सूची 2 में राज्य। आइए मिलान करते। उराव, ये झारखंड का है, जो झारखंड में संथाल था, उसके बाद कोरबा था, उसके बाद उराव देखे थे। वही उराव जनजाति है जो मछली मारना, शिकार करना, कृषि उनका मुख्य व्यवसाय था। कुरुक भाषा था जो मुंडा भाषा से ही मिलता था, प्रोटो ऑस्ट्रेलियाई था, तो उराव हो जाएगा, झारखंड हो जाएगा। खोंड जनजाति, खोंड के बारे में हम लोग चर्चा किए थे क्या, हाँ खोंड जनजाति याद आ गया। ये वही जनजाति है जो चावल का खेती करता है, जो भारत के उड़ीसा के पहाड़ी क्षेत्रों में पाया जाता है। इसकी जनसंख्या लगभग 8 लाख के करीब है, तो ये उड़ीसा के क्षेत्र में हो जाएगा। चेचू जनजाति क्या हो जाएगा, हम लोगों ने देखा था चेचू जनजाति जो है आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में तथा उड़ीसा क्षेत्रों में पाया जा रहा था। इन चेचू जनजाति के बारे में और क्या जाने थे, ये वही चेचू जनजाति है जो केवल शिकार पर क्या करती है, निर्भर रहती है, कृषि कार्य से इनका कोई संलग्न नहीं होता है। तो आंध्र प्रदेश है ऑप्शन में, नहीं है। कर्नाटक है, नहीं है। उसके बाद क्या था, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और उड़ीसा भी नहीं है। चलिए तीनों ऑप्शन नहीं है, तो अब हमें निकटवर्ती क्षेत्र में देखना होगा। चलिए उससे आगे टोडिया बढ़ जाते हैं। टोडिया वही टोडा का, ये टोडिया शायद हमें लग रहा है वही क्वेश्चन कहना चाह रहा है। तो टोडा कहाँ था, टोडा था राजस्थान में सबसे ज़्यादा पाया जा रहा था। सॉरी टोडिया राजस्थान में नहीं था, टोडा तो नीलगिरी के पहाड़ियों में था ना, टोडा जनजाति। तो इन दोनों को रहने देते हैं। क्या होगा इसका आप हमें कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। अगर ऑप्शन अन्यथा दो का अगर आप मिलान कर लेते हैं तो ऑप्शन आपको सुविधाजनक से मिल जाएगा, ऑप्शन में तो आप बना लेंगे। लेकिन एग्जैक्ट अगर कुछ आप इसके बारे में जान रहे हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिए टोडिया के बारे में। तो आज के लिए इतना ही, जो जनजातियों से रिलेटेड था उसका हम लोगों ने हल देखा तथा जाना। तो अब हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक हमारे क्लास को देखने के लिए धन्यवाद।